नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 3A सक्सेस में। हम लूसेंट की बुक जो है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हें कवर कर रहे हैं। कल हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, हम इनमें 500 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और डेली हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो आप वो क्लास देखिए जाके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपके विभिन्न एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगी। और मेरी गारंटी है यदि आप इसे कर लेते हैं तो आप बेसिक लेवल से उच्च लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। कल बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जिसे हमने किया था, आज थोड़े ऊपर उठते हुए अब जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन 52 है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है। अच्छा, हरित क्रांति कौन सी 5 ईयर प्लान में आई थी, किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। ये थर्ड 5 ईयर प्लान में थी, थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो कब से कब तक 1961 से 66 तक था। थर्ड 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति आई थी, ठीक है। कौन है भारत में इसके जनक, डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में जनक है। और विश्व स्तर पर कौन है विश्व में, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ध्यान रखेंगे। कब आई ये हरित क्रांति, कब आई ये आई है हरित क्रांति आपकी 1965-68 में, 1965-68 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। विश्व स्तर पर कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारतीय स्तर पर कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 53। तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है। कौन सा राज्य उत्पादित करता है, इसमें आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। कौन, नए आंकड़ों के मुताबिक कौन करता है, ये सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। ध्यान रखेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, जो अतिरिक्त जानकारी देते हैं उसे भी नोट करेंगे। यदि आगे क्वेश्चन वही मिलता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पन्न करता है, कौन उत्पादित करता है, गुजरात करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्रांति 2 याद रखेंगे, एक हरित क्रांति, एक ही आ गई श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है भारत में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनका जन्मदिन कब होता है, 26 नवंबर। इसी दिन क्या मनाते हैं, इसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, 1 जून को, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को और क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है। दो ये क्वेश्चंस याद रखेंगे और आप लोग लिखते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का जन्मदिन कब आता है, 26 नवंबर को आता है, इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, और 26 नवंबर को और क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, NH-47A। और सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है, NH-44। NH-44 है, जो कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। सबसे छोटा NH-47A और सबसे बड़ा NH-44, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन 56 दिया है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय सबसे पहली रेल हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया था, कब चली थी, 1853 में चली थी, जो किसके कार्यकाल में, डलहौजी ने चलवाई थी। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मुंबई से ठाणे तक 1853 में डलहौजी के शासनकाल में। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। ध्यान रखें कब हुआ, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, कौन सा है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, कौन सा है, ये है तारापुर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 58 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, ठीक है, यानी कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया। अच्छा, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात संयंत्र। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं अरब सागर की रानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे है? असम में है। यही पहला तेल का कुआं है, ठीक है, पहला तेल का कुआं, पहला तेल का कुआं यही है, ठीक है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है? जोग है या फिर इसे गरसप्पा बोलते हैं। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 62 दिया है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के कौन थे संस्थापक? तो ऋषभदेव थे, ठीक है, ऋषभदेव थे, जो कि पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23 में थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। और 24 में कौन थे? ये थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, ये थे 24 में तीर्थंकर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। 63वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? कब किया था आक्रमण? ये किया था 261 ईसा पूर्व, ठीक है। कब किया था आक्रमण? 261 ईसा पूर्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में, सारनाथ में, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पास, लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कहाँ पड़ता कुशीनगर? यूपी में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में, और मृत्यु हुई थी सारनाथ में, ठीक है, कुशीनगर में, सॉरी। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। और इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन था, और माता का नाम क्या था? माया देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 65 दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय, कहाँ पे? ये बिहार में, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, यहीं पे स्थापना कराई थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? अजातशत्रु किससे हैं? ये किसके बेटे हैं? ये बिंबिसार के बेटे हैं, बिंबिसार, ठीक है, हर्यक वंश के। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? ये था बिंबिसार, संस्थापक बोलते हैं, संस्थापक बिंबिसार। और लास्ट कौन था? लास्ट था नागदशक, नागदशक, ध्यान रखेंगे। पहला शासक और अंतिम शासक सभी वंशों के याद रखने पड़ेंगे। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था जिसने स्थापना की थी? बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। इसी वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। और लास्ट कौन था? नागदशक था। इसी वंश का था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है, फिर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखेंगे, ये सभी पॉइंट आप नोट करते हुए चलेंगे। जब भी आप मतलब रिवीजन करेंगे तो आपके सामने सभी पॉइंट होंगे, जैसा कि अभी जैसे बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन है, रस तरंगड़ी रचना किसकी है? किसकी है ये रस तरंगड़ी? कलहड़ की है। इसमें कलहड़ की है। रस तरंगड़ी में किसका इतिहास है? जम्मू कश्मीर का इतिहास के बारे में, ठीक है।
जम्मू कश्मीर का इतिहास है। रजतरंगड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछी जाती है। किसकी है? कलहड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 68 दिया है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? कब किया था? पहले ये बताइए, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? ये है गुजरात में। गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। आक्रमण किसके शासनकाल में किया था महमूद गजनवी ने? भीम प्रथम के शासनकाल में। कौन सी ईस्वी में? 1024 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 69 दिया है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, चंदेरी का युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था 1528 में चंदेरी का युद्ध। ध्यान रखेंगे, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेंगे इसे। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। ध्यान रखेंगे, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। ओके, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 72 है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। कहाँ पे हुआ था? अभी बताया, कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर। ठीक है, और इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसे इसे भी ध्यान रखें। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। ठीक है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रोम होती है परमानेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। ध्यान रखेंगे, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था। ठीक है, पहला परमाणु अटैक था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, लिखते हुए चलेंगे भाइयों, आपको कहीं ना कहीं इससे ज़रूर मदद होगी। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि नहीं लिख रहे, बच रहा है, लेकिन ये है, अगर आप एक बार लिख लेंगे और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा एक बार रिवीजन कर लेंगे, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सभी साथ में लिखते हुए चलें, आपकी जीएस एकदम बढ़िया से कवर हो जाएगी, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 75 है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 76 दिया है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये क्वेश्चन आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, ये पूछे जाते हैं किसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसलिए इन्हें किसी ना किसी क्लास में मैं पूरे ही कवर करा दूंगा एक बार में, और आप वो वीडियो देख लेना, आपके सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, किससे है जाकिर हुसैन का संबंध? तबला से है। तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? पोटेशियम करता है। ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ये हमारा राष्ट्रगीत है, किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। हम ये पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं। ठीक है, कौन से अधिवेशन में गाया गया? ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता बताएंगे किसने की थी कलकत्ता अधिवेशन की? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी रहमतुल्लाह सयानी ने, मोहम्मद रहमतुल्लाह। ये भी लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि
कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया तथा इसकी अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह सयानी ने। कब हुआ था ये? 1896 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ ये? 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। इसे ही क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किस संविधान संशोधन को? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80 दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ध्यान से देखेंगे, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई? 1.67 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.67 मीटर। ध्यान रखेंगे, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की लंबाई कितनी होती है कि चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 1.6776 ओके मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा हो गया गोवा और सबसे बड़ा हो गया राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किसे एकमात्र भारतीय? अमर्त्य सेन है, जिन्हें कब मिला है? 1998। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है। कब मिला है? 1998 में। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 83 है, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, डेट वगैरह वो सब लिख लें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 83 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसका सूचक है? ये है तूफान का। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन था पहला भारतीय? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला कौन था? मिहिर सेन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक कहाँ पे है पहले तो ये बताइए। नासिक है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है नासिक, और किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? ये है अनुच्छेद 343। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी है? 22। पहले कितनी थी? आइए जानते हैं इसके बारे में। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मैंने अनुसूची की वीडियो बनाई हुई है, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे से अनुसूचियाँ मैंने समझाई हैं, कब कौन सी जोड़ी कौन सी, ठीक है, किसमें क्या बताया गया है। 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से संबंधित है। कितनी शुरुआत में स्टार्ट में कितनी भाषाएँ थी? स्टार्टिंग में थी आपकी कितनी? 14 भाषाएँ। 14 भाषाएँ थीं। ठीक है, और 15वीं कब जोड़ी गई? 15वीं जोड़ी गई आपकी 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब हुआ 21वां संविधान संशोधन? बताएंगे। 1967 में 15वीं भाषा जोड़ी गई, जो कौन सी थी? सिंधी। इसे इतने को नोट कर लेंगे सभी। कौन सी भाषा थी? सिंधी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद 15 भाषाएँ जो 15 हो गई थी, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि कब हुआ? ये हुआ 1992 में, 1992 में। ठीक है, इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कितनी भाषाएं होगी? 15 3 18। उसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 2003 में। ठीक है, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। किसे कैसे याद रखेंगे? बॉडमास। कैसे? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएँ हैं।
पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 21 15वीं जुड़ती है 21वें संविधान संशोधन 1967 से, और 3 भाषाएं जुड़ती हैं 71वें संविधान संशोधन से। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है। और 92वें संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषाएं जुड़ती हैं। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ऐसे कुल मिला के 22 भाषाएँ हो जाती हैं। तो वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएँ हैं? ये 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। शुरुआत में थी 14 भाषाएँ, ठीक है। 8वीं अनुसूची का जिक्र है। ओके, 88वां क्वेश्चन देखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? हॉकी से। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ये भी ध्यान रखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। स्थापना कब हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुई, ठीक है। ऐसे भी नोट कर लेंगे। हेड होता है पीएम, और इसका निर्माण क्यों हुआ था? पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन हेतु, ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग हुई थी 15 मार्च 1950 को। ये भी नोट कर लेंगे, योजना आयोग साइड में लिख लेंगे। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद की 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका क्या होगा? पवन कुमार चामलिंग होगा। पवन कुमार चामलिंग, जो कि किसके? सिक्किम के। यहाँ पे लिख देंगे पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग, चामलिंग, ठीक है। कहाँ के ये सीएम रहे हैं? ये सीएम रहे हैं कहाँ के? सिक्किम के। सिक्किम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पवन कुमार चामलिंग भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। कितने साल तक? 24 साल। 24 साल तक, ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे। थोड़ा राइटिंग इसमें सही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको सब बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग रहे हैं, जो कि सिक्किम के रहे हैं। 24 साल तक इन्होंने शासन किया। कब से कब तक? 1994 से 2019 तक, ठीक है। 1994 से 2019 तक। 1994 से 2019 तक, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2019 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? ध्यान रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 91, 1784 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसकी की थी? एशियाटिक सोसाइटी की थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर? ये थे ऋषभदेव। अभी बताया मैंने, यही संस्थापक थे जैन धर्म के, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23 कुल 24 तीर्थंकर थे। 23 में कौन थे? 23 में थे पार्श्वनाथ, जिन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं। और 24 में कौन थे? महावीर स्वामी थे। ध्यान रखेंगे, इतनी बात जैन धर्म के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी यही कराया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इनका बर्थडे कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है। और किसका होता है 2 अक्टूबर को बर्थडे? महात्मा गांधी का होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3। रतौंधी किससे होता है? रतौंधी किस रोग से, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, ओके। ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी किससे होता है? वेरी वेरी, वेरी वेरी, ये होता है विटामिन B की कमी से, ओके, ठीक है। विटामिन C की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? होता है विटामिन B3 की। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? यह बताया था कोपरनिकस ने। किसने बताया था?
कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ओके, 95 का आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। 96 देखेंगे, 96 क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई थी। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने की थी। 96 का हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने की थी खोज? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये कल ही था, 21 जून को। ओके, 21 जून पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। और क्या मनाया जाता है 21 जून को? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है घना पक्षी विहार। ध्यान रखें, घना पक्षी विहार कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये बरगद है। ये तो ध्यान होगा, सभी को पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, भारतीय महिला टीम की जिस अनुभवी तेज गेंदबाज को 23 अगस्त 2018 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किसने की है? झूलन गोस्वामी। T20 क्रिकेट से 23 अगस्त 2018 को संन्यास ले लिया, किसने? झूलन गोस्वामी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 दिया है, रक्षा खरीद परिषद द्वारा भारत के लिए इतने रुपए की राशि के हथियारों एवं रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है? 46,000 करोड़ रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे, 46,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन जिन्हें हमने कवर किया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हम पहला प्रैक्टिस सेट जो है था, ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वो कर चुके हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बेहतरीन जानकारी इसमें मिलती रहेगी, ठीक है। और विजिट करते रहें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कोई नई जानकारी हो जो आप तक पहुंच जाए। आपको पता ही है कि यूपी पुलिस 53,000 पद आ रहे हैं, ठीक है, 53,000 पद आ रहे हैं, तो उसके लिए हम आपकी बेहतरीन तैयारी करा देंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो आप जुड़िए हमारे चैनल से, ठीक है। और अगर आपको लूसेंट की ये बुक पसंद आ रही है तो आप जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल, जिसमें हम फिर 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। धन्यवाद।